हेलो स्टूडेंट, मैं अजय पांडे। आज मैं आपको बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। तो आइए इसके हम दो टर्म से बना है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म कि किस कंट्रोल की बात हो रही है। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है। सबका अपना अपना फंक्शंस है। तो ऑर्गन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे हार्ट बीट कर रहा है, उसको कंट्रोल की ज़रूरत है कि वो बीट प्रॉपर रूप से बीट करते रहे, ज़्यादा बीट ना हो, इसके लिए कंट्रोल करना होगा। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन को अलग करता है, उसको भी कंट्रोल की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन सबको कंट्रोल की ज़रूरत है। हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, इन सब सिस्टम के बारे में पढ़े थे। इन सबको क्या है, कंट्रोल की ज़रूरत है। ये हो गया कंट्रोल की बात। दूसरा टर्म है कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन किस चीज़ का कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल के बाद देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन। जैसे कोई भी गेम लाइक क्रिकेट में कैप्टन होता है, उसी के कोऑर्डिनेशन में सभी प्लेयर खेलते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल अच्छा हो तो टीम जीतती है। बहुत अच्छी तालमेल होगा तो सभी लोग अपना 100% परफॉर्म करेंगे तो टीम जीत जाती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन उतना ही ज़रूरी है कि हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपर रूप से कंट्रोल में और अच्छे तालमेल से फंक्शन करते रहे। अब जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, लीवर है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इन सबको एक दूसरे से तालमेल के साथ कार्य करना होता है, तभी हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा। अब एक टर्म आ रहा है कि होम्योस्टेसिस क्या है। इसका मतलब होता है बॉडी की स्टेबिलिटी तभी आती है जब सभी ऑर्गन पार्ट्स एक दूसरे से अच्छे तरह से तालमेल बिठा के चलते हैं। ये बात हो गई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। आइए अब हम बात करते हैं कि नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे बॉडी में कंट्रोल या नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से कार्य को संपादित नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार से होता है। पहला है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और दूसरा होगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। इसमें देखिए ये नर्व्स के द्वारा होता है। नर्वस कंट्रोल यानी नर्व्स के द्वारा होगा। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी नर्व्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केमिकल का मतलब इसमें होगा हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। तो शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय
में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होते हैं। ये बात होगा। जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह से होते हैं, एक नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। आइए हम इसके बाद रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। इसके बाद न्यूरॉन्स को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। इसका डेफिनेशन होगा रिसेप्टर्स का, नर्व सेल के स्पेशलाइज्ड एंड होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? नर्व सेल, अभी मैं आगे आपको बाई फिगर बताऊंगा नर्व सेल या न्यूरॉन्स को। तो रिसेप्टर नर्व सेल के स्पेशलाइज्ड एंड होते हैं, जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं। ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन में स्थित होते हैं। अब बात आती है कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो सेंस ऑर्गन 5 हैं, आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। ईयर, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ईयर है, आई है, नोज है, टंग है और स्किन है। ईयर का क्या काम है बच्चों? कान का काम क्या है? सुनना और शरीर का संतुलन। याद रखिएगा, बहुत इजी है। आई से हम क्या करते हैं? देखते हैं। और ये फोटो रिसेप्टर्स यानी प्रकाश को ग्रहण भी करता है। आई। नोज स्मेलिंग में काम आता है। त्वचा फील करते हैं कोई चीज गर्म है कि ठंडा है। जीभ से हम टेस्ट का पता करते हैं। तो यही है हमारे सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन है, ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन। आइए इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कई बार पूछा जाता है, आवेगों का संचरण कैसे होता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आवेग होता है उसका संचरण कैसे होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। किसी ने मुझे छुआ, आपको पता चलता है ना, जब कोई आपको टच करता है तो कोई चीज देखते हो तो पता चलता है कि हम उस चीज को देख रहे हैं। कुछ सुनते हैं तो पता चल रहा है कि हम सुन रहे हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन है जो सेंस करते हैं, उसका पता हमको कैसे चलता है, आइए देखते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीव करके न्यूरॉन्स को सूचना देते हैं। न्यूरॉन्स से सूचना कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक। और फिर ब्रेन सोचता है, समझता है और उस पर ठीक से एक्शन लेता है। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सूचना कैसे पहुंचती है। सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सूचना कैसे पहुंचती है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा न्यूरॉन्स को हम देख लें कि न्यूरॉन है क्या। प्रत्येक न्यूरॉन एक स्टार शेप्ड संरचना होती है। स्टार शेप्ड सेल बॉडी होती है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन का
आइए अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। हमारे बॉडी में न्यूरॉन की बहुत बड़ी नेटवर्क है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है। ये न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, वेरी गुड, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। आइए हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाना इसका बहुत आसान है। कुछ उल्टा सी बना लीजिए, मैं बना दे रहा हूं, यहाँ देखिए। यहाँ पूंछ बना दीजिए। अब क्या है कि यहाँ जैसे पेड़ों में टहनियाँ होती हैं वैसे टहनी बना दीजिए। इसके बाद इसको ऐसे कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा फिगर। ये है डेंड्राइट्स, जो ब्रांचेज जैसी स्ट्रक्चर है, इसका नाम है डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म है। ये एक्सॉन है, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। कुछ उल्टे सी बना लीजिएगा, फिर उसके आगे जैसे टहनी निकलती है वहां से ब्रांचिंग फर्दर होती रहती है, तो वैसे ब्रांचेज बना लीजिएगा। ये टेल हो जाएगा, इसमें आप एक्सॉन बना लीजिएगा, ये नर्व एंडिंग हो जाएगा। तो आप एक सामान्य सा आपका न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे मैं अब आइए देखते हैं कि आवेगों का संचरण कैसे होता है। हमारा मेन क्या है, आवेग का जो संचरण होता है वो कैसे होता है। तो जैसे मैं एक न्यूरॉन बनाया हूँ, उसी के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। एक न्यूरॉन यहाँ बनाकर मैं आपको आवेग का संचरण कैसे होता है बताता हूँ। फिर मैं जल्दी में एक न्यूरॉन्स मैं यहाँ बना देता हूँ और मैं आपको अवयवों का संचरण कैसे होता है बताता हूँ। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। यहाँ देखो, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या है, गैप है, एक दूसरे से अटैच नहीं है। यानी क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में गैप है। इस गैप को हम नाम देते हैं सिनैप्स। कई बार पूछ दिया जाता है कि सिनैप्स क्या है, तो याद करिएगा, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनैप्स। ये हो गया। अब हम देखते हैं कैसे आवेग का संचरण होता है। इजीली आप समझ जाएंगे, मैं बताता हूं आपको। देखिए, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन से रिसेप्टर्स। सेंसरी ऑर्गन में क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जो
सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं, वे रिसेप्टर सेंस करके केमिकल सिग्नल बना देते हैं और वो केमिकल सिग्नल डेंड्राइट रिसीव करता है। क्या करता है ये डेंड्राइट? जो हमारा सेंस रिसेप्टर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करके केमिकल सिग्नल बना देते हैं। वो केमिकल सिग्नल कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है और उस केमिकल सिग्नल को सेल बॉडी तक पहुंचाता है। ये है सेल बॉडी, यहाँ पहुंचाएगा केमिकल सिग्नल को। अब देखो, इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचानी है, अगर इसमें टाइम लगेगा तो एक्शन देर से होगा। तो जल्दी से जल्दी सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पहुंचता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्विच ऑन करो तुरंत बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ केमिकल सिग्नल किसमें? सेल बॉडी से में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे डेंड्राइट केमिकल सिग्नल को सेल बॉडी में पहुंचाता है, वहां केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ क्या है, गैप है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, वहां से सिग्नल आगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। यहाँ तो गैप है, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो आइए हम देखते हैं। अब देखो यहाँ गैप, इलेक्ट्रिक सिग्नल यदि सर्किट पूरा नहीं होगा तो मूव नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ तो सर्किट क्या है, पूरा नहीं हो रहा है। अब देखिए, नर्व एंडिंग स्पेशलाइज होता है, विशिष्ट होता है। ये जो नर्व एंडिंग है ये क्या होता है? स्पेशल होते हैं। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आया था उसको फिर से केमिकल सिग्नल में बदल दिया। क्या? यहाँ तक इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, यहाँ गैप है, इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर से किस में बदल जाएगा? केमिकल सिग्नल में। केमिकल सिग्नल में बदल जाएगा। अब अगला काम क्या होगा? फिर से अगला डेंड्राइट इसको केमिकल सिग्नल को रिसीव करेगा और सेल बॉडी तक ले जाएगा। सेल बॉडी में जाते ही केमिकल सिग्नल क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ये नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा, यानी अगले न्यूरॉन। ऐसे ही एक प्रोसेस चलती रहेगी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में। यह बहुत फास्ट होता है, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और बहुत फास्ट होता है और सिग्नल कहाँ तक? ब्रेन तक पहुंच जाती है। जब ब्रेन में सिग्नल पहुंचेगा तो ब्रेन को सूचना मिलेगी और ब्रेन क्या होगा? एप्रोप्रिएट उस पे एक्शन लेगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इस तरह आवेगों का संचरण होता है। एक बार और देख लीजिए, मैं जल्दी में बता देता हूँ। डेंड्राइट क्या करेगा? केमिकल सिग्नल को रिसीव करेगा, केमिकल सिग्नल को कहाँ ले जाएगा? सेल बॉडी में। जैसे ही केमिकल सिग्नल सेल बॉडी में जाएगा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएगा। और यहाँ देखिए, दो न्यूरॉन के बीच में गैप है, यहाँ तो सर्किट टूट जाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे नहीं जाएगा। तो जो ये नर्व एंडिंग है स्पेशल होते हैं, स्पेशलाइज्ड एंड है। यहाँ जब आएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो ये फिर से बदल जाएगा किसमें? केमिकल सिग्नल में। फिर केमिकल सिग्नल को अगला वाला न्यूरॉन्स उसको रिसीव करेगा और ले जाएगा सेल बॉडी तक। सेल बॉडी में अगेन वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे जाएगा। इसी तरह रिपीट होते रहेगा और सूचना कहाँ तक चली जाएगी? ब्रेन तक चली जाएगी और ब्रेन उस पर ठीक से एक्शन लेगा। तो इस तरह से आवेगों का संचरण होता है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पूछा हुआ है। आप एक बार किताब से भी इस फिगर को देख के संचरण कैसे होता है आराम से वीडियो देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इजीली इसको कर लेंगे। अब हम इसके बाद आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।